वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने है ना पीछे वाली जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने अपना जो साइंस का चैप्टर है वो पहला वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे अपना साइंस का चैप्टर सेकंड। ठीक है, हमारे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2। ये हमारे कौन सा स्टार्ट करवा रखा है, हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट करवा रखा है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है हमारा, एसिड बेस एंड साल्ट। और देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारा है ना एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर है, ये आगे हमारे आगे जो कंपटीशन के एग्जाम आते हैं ना उसमें भी पूछा जाता है, लाइक एसएससी वगैरह हो गए और हमारा जितने भी एचएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो ये चैप्टर आपका आता है। 10th की साइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके लाइफ टाइम काम आएगी। तो जितने भी आपको जो चैप्टर करवाएंगे हम, जितना भी आपको कंटेंट करवा रहे हैं, वो आगे के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है, और आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या कहता है आज का थॉट्स हमारा। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। जो आपका फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, वो आपके हाथों में है। ठीक है, जैसा आप पढ़ाई करोगे, अगर अच्छे टाइम पे अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे, तो आगे आपका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर होगा और आप लाइफ में कुछ काम कर पाओगे। अदरवाइज नहीं करोगे तो आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसको अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहले टर्म आती है बच्चों अपने इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर को हम हिंदी में सूचक भी बोलते हैं। ठीक है, सूचक क्या कहता है ये हमारा, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिड और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। देखो इंडिकेटर क्या कहता है, हमारा जो कोई भी सॉल्यूशन होगा ना, वो ये बता देगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसके नेचर को बता देगा। इंडिकेटर का क्या काम होता है, हमारे जो सॉल्यूशन होगा उसको एसिडिक है या बेसिक है उसके नेचर को बताना होगा बाय चेंजिंग कलर चेंज करके बताएगा। ठीक है, अब बात आती है अपने टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में। अब इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं ये बात आती है अपनी। देखिए हम देखते हैं अपने इंडिकेटर के बारे में। तो हमारा पहले क्या कहता है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंडिकेटर, सम ऑफ कॉमन आर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर। देखो बहुत सारे हमारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से कुछ एक नीचे दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले अपना आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, हमारे जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, हमें जो नेचुरली मिले वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। लाइक हमारा लिटमस हो गया, लिटमस पेपर हो गया, टर्मेरिक हल्दी हो गई, रेड कैबेज हो गई, चाइना रोज हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आर द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें वाइडली क्या करते हैं, हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताते हैं सब्सटेंस का। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले हम देखते हैं अपनी लिटमस के बारे में। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर ये आता है अपना लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर हमें किससे मिलता है, लाइकन प्लांट से। किससे मिलता है, लाइकन है ना, देखो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है बट आप स्पेलिंग देख सकते हो। लाइकन प्लांट से मिलता है, और इसका जो डिवीजन होता है, जो ग्रुप होता है इसके प्लांट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा भी आपको ऑप्शन में दे देते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, ध्यान रखना, लाइकन से और कौन सा ग्रुप या फिर डिवीजन होता है, थैलोफाइटा डिवीजन से मिलता है हमें लिटमस पेपर। ये PYQ पेपर के अंदर पूछा भी गया है, मे बी 2020 या फिर 21 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब बात आती है अपने हमारा जो लिटमस पेपर होता है ना, वो लाइकन से मिलता है। जो 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 हमारा सॉल्यूशन होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर होता है। मींस हमारा जो, अगर आपको है ना ये कह देना कि हमारा जो इंडिकेटर है, हमारा जो लिटमस पेपर है, वो हमारा है ना न्यूट्रल है, ना ही तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। मींस हमारा जो इसका कलर क्या होगा, तब होगा इसका पर्पल कलर होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना न्यूट्रल का है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा है ना पोर्शन से पूछ लेते पेपर में, तो इसको ध्यान से करना है। अब बात आती है जो लिटमस पेपर है ना, वो दो टाइप में आता है, एक तो होता है ब्लू कलर का, एक आता है रेड कलर का। ठीक है, जो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ना, अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो हमारा लिटमस पेपर रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारे इंडिकेटर होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें सॉल्यूशन का पता करवाते हैं कि ये हमारा एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। ये हमारे बहुत सारे कलर के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये कलर चेंज करते हैं तब हमें पता चलता है। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, उसमें सबसे मेन अपना लिटमस पेपर के बारे में पूछा जाता है। लिटमस पेपर हमें मिलता कौन से प्लांट से, लाइकन प्लांट से मिलता है, और इसका जो डिवीजन होता है इस प्लांट का, थैलोफाइटा होता है। ये दोनों ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और इसके बाद बात आती है हमारा दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। अगर आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है ना,
वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर आपका सॉल्यूशन ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, मींस आपका न्यूट्रल है सॉल्यूशन, तो उसमें आपका जो कलर होता है आपके लिटमस पेपर का, वो कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आता है अपना टर्मेरिक। टर्मेरिक होती है अपनी हल्दी। क्या होती है? हल्दी। ये तो आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा आपने। हल्दी हमारी किस कलर की होती है भाई? ये मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और टर्मेरिक हमारा एक अनदर से नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक येलो कलर की होती है, ये इसके अंदर बता भी दिया आपको, ठीक है। और आई होप आपने जो है कमेंट कर दिया होगा। जो टर्मेरिक जो सॉल्यूशन होता है ना, जो हमारा पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद द बेस। देखो हमारा अगर एसिड के अंदर हम टर्मेरिक को डालेंगे, ठीक है, या फिर रिएक्ट करवाएंगे हमारे हल्दी को, तो वो हमारी येलो की येलो ही रहेगी, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कलर। जिस टाइप की है उसी टाइप की ये रहेगी, उसी कलर की रहेगी। अगर आपने जो हमारी टर्मेरिक है उसको आपने बेस के अंदर डाल दिया, तो वो आपकी येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? रेडिश ब्राउन कलर। अगर आपको ऑप्शन में ना पाए रेडिश ब्राउन कलर, तो आप कर सकते हो रेड कलर में, ठीक है। ये आपने देखा होगा, जैसे शादी के अंदर जाते हैं तो उसमें सब्जी गिर जाती है, ठीक है। तो आप जो हमारी जो सोप होती है, वो साबुन होती है, वो बेसिक नेचर की होती है हमारी, ठीक है। तो उसके साथ रिएक्ट करते हैं या फिर उससे वॉश करते हैं ना, तब वो रेड कलर आ जाता है ना हल्दी के ऊपर, वो यही रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। हमारे जो टर्मेरिक है वो चेंज कलर नहीं करती एसिड के अंदर, बट बेस के अंदर कैसे हो जाती है? रेडिश ब्राउन हो जाती है, या फिर आप रेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अपनी रेड कैबेज के बारे में। द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जो जूस होता है ना रेड कैबेज का, ठीक है, तो कैसा कलर होता है उसका? पर्पल कलर का होता है। और जूस ऑफ द रेड कैबेज टर्न रेडिश विद एसिड। एसिड के साथ में कैसा हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा। और हमारा बेस के साथ में कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड कैबेज का, ठीक है। लाल हमारी जो गोभी होगी इस टाइप से। अब बात आती है अपने, एक होती है कॉलीफ्लावर, एक होती है कैबेज। ये कैबेज है, पत्ता गोभी को बोलते हैं ना हम उसको, ठीक है। अब बात आती है अपने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल विद मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे जो अपनी स्मेल को चेंज कर दे। अगर हम उसको किसके अंदर मिक्स करें? एसिड या फिर बेस के अंदर मिक्स करेंगे ना, तो वो अपने जो होगी स्मेल होगी उसको चेंज कर देगा। तो आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जैसे ओनियन, वनीला और एक क्लोव भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, 3 एग्जाम्पल है। क्लोव किसका एग्जाम्पल हो? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का है। अब बात आती है ओनियन के बारे में। जो पेस्ट एंड और जूस ऑफ द ओनियन है ना, लूज इट्स स्मेल व्हेन एडेड टू बेस। देखो अगर हम जो ओनियन का पेस्ट हुआ या फिर जूस हुआ ओनियन का, हमारे प्याज का, तो अगर हम उसके अंदर बेस के अंदर ऐड करेंगे ना, तो वो उसकी स्मेल को लूज कर देगा, ठीक है, छोड़ देगा अपनी स्मेल को। इट इज़ ए नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। एसिड के साथ में चेंज नहीं कर पाएगा ये, बेस के साथ में स्मेल को लूज कर देगा और एसिड के साथ स्मेल सेम ही रहेगी, ठीक है। और अब बात आती है वैनिला। द स्मेल ऑफ वैनिला वेनिश विद बेस बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विद एन एसिड। देखिए इसके अंदर क्या बात कर रखी है, दोनों के अंदर एक ही बात है कि ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो इनकी स्मेल में चेंज आ जाएगा, बट एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा। अब बात आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर यूज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअल, जो हमारा इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी के अंदर आप देख सकते हो, स्टूडेंट कर सकता है इसको, ठीक है। ये अब बात आती है अपने सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर डेट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो एक तो हमारा नेचुरल जो हमें नेचुरली मिल रही थी, दूसरा था हमारा ओल्फैक्टरी जिसके हम स्मेल चेंज करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ठीक है। अब बात आती है अपने सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो हमें लेबोरेटरी के अंदर बनाए, जो ह्यूमन ने बनाए, मैन मेड इंडिकेटर कौन से हैं? 2 ही है हमारे, फिनोल्फेथलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, जो आपके 10th लेवल के ऊपर दे रखा है, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो हमारा जो फिनोल्फेथलीन होता है ना, वो कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। इट रिमेन कलरलेस विद एसिड। एसिड के साथ तो कलरलेस रहेगा, बट ये टर्न हो जाता है पिंक कलर का, बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तब ये किस कलर का हो जाता है भाई? पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, गुलाबी कलर का हो जाता है। पहले तो हमारा फिनोल्फेथलीन है ना, ये हमारा क्या होता है?
कलरलेस होता है, एसिड के साथ भी कलरलेस रहता है। बट जैसे ही आप लोग इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये कैसा कलर आ जाएगा, इसका पिंक कलर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब बात आती है अपने मिथाइल ऑरेंज के बारे में। इसका ओरिजिनली कलर जो होता है ऑरेंज कलर का होता है और इट टर्न रेड विद एसिड, एसिड के साथ में रेड हो जाएगा और येलो हो जाएगा बेस के साथ में। ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिकेटर से। आप PYQ पेपर देख सकते हो, उससे उसमें बहुत बार आपका जो पेपर है ना उसके अंदर पूछे भी गए हैं। इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब बात आती है हमारे कुछ एक जो हमारे इंडिकेटर दे रखे हैं, एक हमारे कॉलम के अंदर, एक में हमारे क्या दे रखा है, हमें ओरिजिनल कलर दे रखा है और एसिड के साथ में क्या परफॉर्म करेंगे, वो बेस के साथ में क्या करेंगे। आइए देखते हैं एक बार। अगर हमारा रेड लिटमस है ना तो उसका ओरिजिनल कलर रेड है, तो एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर रेड लिटमस है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ब्लू लिटमस के बारे में। जो ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर तो हमारा ब्लू ही होगा, क्योंकि ब्लू है वो। एसिड के साथ में वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा और बेस के साथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी टर्मरिक, हल्दी की। ओरिजिनल कलर उसका कैसा होता है, येलो होता है। एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं करती और बेस के साथ में रिएक्ट करेगी तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी या फिर रेड कलर की हो जाएगी। अब बात आती है अपनी रेड कैबेज जूस, ठीक है। उस कैबेज का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, न्यूट्रल जब होती है तो पर्पल कलर की होती है, इसका जूस जो होता है। तो वो रेडिश हो जाता है एसिड के साथ में और ग्रीनिश येलो हो जाता है, वो अपने बेस के साथ में हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, एसिड के साथ कलरलेस रहता है और बेस के साथ में पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं हमारे ऑरेंज कलर का रहता है, ठीक है। और एसिड के साथ में रेड हो जाएगा, बेस के साथ में येलो हो जाएगा। ओनियन और वेनिला कोई कलर नहीं होता, एसिड के साथ में कोई भी चेंज नहीं करते, वो सिर्फ वो उनकी स्मेल है वो वेनिश हो जाती है, आप बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो। देखिए जो हमने अभी तक इंडिकेटर का देखा था उसका ये हमारा एक टाइप से समराइज किया गया है यहाँ पे, और इसमें आप देख सकते हो कि हमें कैसे क्या करना है। ये टेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका सारा का सारा समराइज करके डेटा को इसके अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है, इसमें, ताकि आपको बहुत कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हमारा ये भी पता होगा आपको कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो हमारा कैसा होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो ओरिजिनली कलर कैसा होता है उसका, ये मैंने पीछे आपको करवाया था। ये आपको हो ना, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब बात आती है अपना नेक्स्ट एसिड के बारे में। अपना इंडिकेटर के बारे में इतना ही था, क्या क्या है, कितने टाइप के हैं, और उनको समराइज करके मैंने दिखा दिया आपको। और अब बात आती है अपने एसिड के बारे में। हम अब एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, कलर में कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और डिजोल्व इन वाटर इनटू रिलीज H पॉजिटिव आयन। जैसे ही हम एसिड्स को है ना हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन्स है उनको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड होगा, ये आपके एग्जाम्पल रहेंगे। अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे एसिड की, एसिड हमारे श्योर होते हैं टेस्ट के अंदर। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जो एसिड का सॉल्यूशन होगा वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। और जैसे ही आप उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो या फिर पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन्स है उनको रिलीज कर देते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी रहेंगे एसिड्स के बारे में। अब बात आती है टाइप ऑफ एसिड। एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओकरेंस। ओकरेंस के बेसिस पे हमने इसको दो टाइप से डिवाइड करें। देखो अलग अलग टाइप से हम डिवाइड करेंगे। पहले हम किसके टाइप पे बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ओकरेंस के बेसिस पे। दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड होता है, एक होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो हमें नेचुरली सोर्स से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं, या फिर आप उसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हो। अब बात आती है अपनी एग्जाम्पल्स की। हमारे जो नेचुरल जैसे मिथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचुरल एसिड है। अब बात आती है और भी हमारे नेचुरल एसिड है, इस टेबल के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी ध्यान रखना। जो एसिटिक एसिड होता है वो हमें किससे मिलता है, विनेगर से मिलता है। इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो एसिटिक एसिड है ये इसका कॉमन नेम है, जो इथेनोइक एसिड लिख रखा है मैंने ये इसका आईयूपैक नेम है, आईयूपैक, ठीक है, IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका 4th चैप्टर आएगा कार्बन एनरिच्ड कंपाउंड में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा उसमें। अभी के लिए इतना ही ध्यान रख लो। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हमें किससे मिलता है, उसका सोर्स कौन होता है, नेचुरल गुआवा होता है और आंवला होता है, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड होता है उसका जो नेचुरल सोर्स कौन सा होता है, हमारे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी जितने हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं वो इसका
सोर्स होता है नेचुरली। जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है उसका सोर्स क्या होता है, हमारा श्योर मिल्क हो गया, ठीक है, और कर्ड हो गई, दही हो गई अपनी। अब बात आता है अपना मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हम आईयूपीएसी में नेम में क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये हमें किससे मिलता है, हमें नेचुरली जो इसका सोर्स होता है मिथेनोइक एसिड का, एंड स्टिंग हो गई या फिर नेटल स्टिंग हो गई, इनके डंक से हमें मिलता है, ठीक है। चींटी के डंक से, मधुमक्खी के डंक से, इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है, सॉरी मिथेनोइक एसिड मिलता है, मिथेनोइक एसिड मिलता है भाई, सॉरी। अब जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है वो हम उसका नेचुरल सोर्स क्या होता है भाई, टोमेटो होता है। या फिर आपसे पूछ लेते हैं टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है या फिर ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, आपको अलग अलग से 4 ऑप्शन दे देंगे। PYQ पेपर देख सकते हो, उनमें बहुत बार पूछा गया है ऐसे। जो टार्टरिक एसिड होता है वो हमें टेमराइंड में मिलता है, टेमराइंड हमारी इमली होती है, ठीक है। सिट्रिक एसिड हमें फैट से मिलता है, स्टेरिक जो एसिड होता है वो हमें फैट से मिलता है। अमीनो एसिड हमें प्रोटीन से मिलता है, और यूरिक एसिड होता है वो हमें यूरिन से मिलता है। ये आपकी टेबल है नेचुरल, जो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं और उनके सोर्स कौन से और उनमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मैं आपको सारा समराइज करके देता हूँ डेटा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब बात आती है अपने मिनरल्स एसिड के बारे में। ऐसे एसिड जो हमें क्या मिलते हैं, हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड बोलते हैं। लाइक हमारे इनको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, मैन मेड एसिड बोलेंगे, या फिर सिंथेटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं हम लेबोरेटरीज के अंदर, उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। खुद का मतलब होता है बच्चों मैन मेड, ठीक है। कभी ये कंफ्यूज हो जाओ कि हम कैसे बनाएंगे। अब बात आती है एग्जांपल्स आते हैं इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लेबोरेटरी के अंदर हम एसिड बनाते हैं, ठीक है। और एक नोट लिख रखा है इसके अंदर, जो H2CO3 है ना, वो सबसे वीक एसिड है। ये किस में वीक एसिड है, जो कार्बोनिक एसिड है ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं या मैन मेड एसिड होते हैं ना, वे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपका जो मिनरल एसिड है, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, उनमें वीक एसिड कौन सा, तो आप बताओगे कि कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारे है ना, लाइक हमारे ऑर्गेनिक जो हमें नेचुरली मिल रहे थे, वो एसिड कैसे होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं वो वीक एसिड ही होते हैं, ठीक है। वो कार्बोनिक एसिड से भी वीक होते हैं, ये ध्यान रखना। मैन मेड एसिड क्या होते हैं भाई, मैन मेड एसिड क्या होता है अपने, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैन मेड में वीक की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे, कार्बोनिक एसिड सबसे वीक होता है। अब हम डिवाइड करते हैं एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे, ठीक है। मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक। देखो अब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, एक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, लाइक हमारे हाइड्रोजन हो गया, H पॉजिटिव आयन हो गया, तो उससे उसके लिए यूज किया गया। सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन पर मोल ऑफ एसिड। मीन्स जो भी एसिड हमारा एक H पॉजिटिव आयन देगा ना, वो हमारा मोनोप्रोटिक हो गया। आपने यहाँ पे समझना है क्या मतलब, ये वहाँ पे आपको टिक करके आना है, आपका MCQ पेपर ना कि आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मोनोप्रोटिक आप किसको बोलोगे, ऐसे एसिड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, जैसे एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ये ध्यान रखना। HCl हो गया, हमारा HNO3 हो गया, ठीक है। अब बात आती है डाइप्रोटिक एसिड की। जो एसिड आपके 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, डाइप्रोटिक बोलते हो, ठीक है। लाइक H2SO4 हो गया आपका, ठीक है, H2CO3 भी बोल सकते हो। अब बात आता है आपका टार्टरिक, सॉरी ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड में क्या होता है, जो 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हो, लाइक आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, H3PO4 हो गया। पॉलीप्रोटिक एसिड उनको बोलते हैं जो एक से भी ज़्यादा आपके मतलब 3 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलोगे। क्लियर है, यही था इतना। मींस आपने क्या देखना, मोनो का मतलब एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, डाइप्रोटिक का मतलब 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, ट्राइप्रोटिक का मतलब 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है कि 3 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। बस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब बात आती है, हम डिवाइड करते हैं आगे एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए 2 टाइप के हम एसिड को डिवाइड करते हैं, एक तो बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड, एक बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर आप डेफिनेशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास में 100 ml का कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें है ना 90 ml तो आपका क्या होगा, एसिड होगा, और उसमें जो 10 ml होगा ना, 10 ml होगा, वो आपका वाटर होगा।
तो आप इसको क्या बोलोगे, कंसनट्रेटेड एसिड है। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ, अगर आपका एसिड को मैं 10 ml कर देता हूँ और वाटर को मैं 90 ml कर देता हूँ, तो वो आपका कौन सा बन जाएगा, वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक है, बस यही होता है, इतना ही ध्यान रखना। बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो, जिसमें एसिड की है ना कंसनट्रेशन वो ज़्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका एसिड होगा उसकी कंसनट्रेशन हाइयर होगी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, एक ही बात होती है। और डाइल्यूट में क्या होगी, एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो लो रहेगी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। मैंने एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा भी दिया। और डिक्रीज एज पॉजिटिव एंड सिंगल कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भूल जाना है, ऐसा कुछ नहीं याद करना, बस इसके अंदर ये याद रखो कि आपका कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन होती है एसिड की एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे बोल सकते हो। और लो कंसनट्रेशन होती है आपकी एसिड की इन एक्वा सॉल्यूशन, वैसे बोल सकते हो। मींस आपका 90 ml तो एसिड होगा और 10 ml अगर वाटर होगा ना, तो वो आपका कौन सा एसिड होगा, वो कंसनट्रेटेड एसिड होगा। अगर 90% ml होगा, या सॉरी 90 ml आपका वाटर होगा और 10 ml आपका एसिड होगा, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड कर दे आगे फर्दर हमारे एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आपके H पॉजिटिव आयन में और हाइड्रोनियम आयन में, H3O पॉजिटिव आयन के अंदर। ठीक है, उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो एसिड हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वाटर के आयन में। ठीक है, वाटर में हम डिजोल्व करते तब, लाइक आपका जो कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोर, जैसे है ना, आप एसिटिक एसिड को है ना डिजोल्व करोगे ना, तो ये क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, बस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब बात आती है अपने ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं हम एसिड को अपने, एक बोलते हैं ऑक्जी एसिड, एक होता है हाइड्रो एसिड। ठीक है, ऑक्जी एसिड्स किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, लाइक जैसे H2SO4 हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ना, उनको ऑक्जी एसिड बोलोगे। लाइक H2CO3 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया। ये आप इसमें देखो, इनमें हर एक में ऑक्सीजन आ रही है, HCl में नहीं आ रही, HBr में नहीं आ रही, तो ये अपने हाइड्रो एसिड होंगे। और जिसके अंदर ऑक्सीजन आ गई वो आपका ऑक्जी एसिड होंगे। क्लियर है, हमने डिवाइड किया हमने एसिड को इस तरीके से। सबसे पहले हमने किसके बेसिस पे किया, ओकरेंस के बेसिस, नेचुरल और हमारे मिनरल एसिड। ठीक है, और फिर हमने उनके हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, फिर उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है, फिर हमारी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और फिर लास्ट में हमने उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने फर्दर डिवाइड किया था हमारे एसिड्स को। इतना ही है, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब बात आती है हमारे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि हमारी जो एसिड है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हम रिएक्शन करेंगे हमारे एसिड की मेटल के साथ में। देखिए, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। मीन्स इसने क्या मतलब है, जैसे ही हमारा मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन होती है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लाइक जैसे आपका हो गया कैल्शियम प्लस में H2SO4 हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना, ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, इसकी रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो मीन्स आपका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि हमारा जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता तो क्या प्रोड्यूस करता, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और भी एग्जांपल दे रखे हैं इसने, हाइड्रोजन गैस। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर जो हमारा है ना, सारे के सारे मेटल है ना, जैसे मैंने अभी कैल्शियम लिख दिया था, ठीक है, जैसे मैंने अब और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे आप सोडियम को रिएक्ट करवा सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा सकते हो जिंक का। इस तरीके से ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे। ये मैंने इसमें थोड़ा सा इसको उसमें लिख दिया लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है दूसरी क्या होती है, एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल के कार्बोनेट के साथ में। मींस आपका कोई भी लाइक मेटल कार्बोनेट हो गया, वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। लाइक अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका, अगर आप रिएक्ट करवाते हो सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम क्लोराइड एंड विद वाटर, किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हो आप, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। लाइक देखो, सोडियम कार्बोनेट को आप रिएक्ट करवा रहे हो आपके HCl में,
तो क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl, ठीक है, प्लस में CO2, प्लस में हाइड्रो जो आपका वाटर होगा ये। तो यही हमारी क्या कह रही थी कि इसके अंदर लिख रखा था डेफिनेशन के अंदर कि जैसे ही हम मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं ना, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना ही था। अब बात आती है अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मीन्स बाइकार्बोनेट के साथ में। एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में, एक ही बात होती है। तब भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, यही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हो कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, H2SO4 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका सोडियम सल्फेट होगा। ठीक है, और इसमें आपका वाटर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, बस यही प्रोड्यूस होंगे। आपसे यही पूछेंगे कि आपसे रिएक्शन करवा के नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो मेटल के साथ में तो क्या प्रोड्यूस होता है, अगर एसिड को आप रिएक्ट करवाते हो तो मेटल कार्बोनेट में तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, इस टाइप से। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन विद मेटल के ऑक्साइड के साथ में एसिड की। मेटल के ऑक्साइड में भी साल्ट प्लस वाटर ही प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे किसी भी एसिड के साथ में, लाइक H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन जो H2 है वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें नोट में क्या दे रखा है, मेटल के ऑक्साइड है ना बेसिक नेचर के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक के होते हैं नेचर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या देखा, हमने एसिड के बारे में देखा क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर आगे हमने उनको हमने डिवाइड कर दिया था ना अलग अलग बेसिस, ऑकरेंस के और हमारा हाइड्रोजन आयन के, इस टाइप से हमने उसको कंपोजिशन के टाइप पे हमने उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया था। अब फिर उसके बाद हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, यही था हमारे एसिड के बारे में। अब बात आती है अपने बेस के बारे में। ठीक है, बेस हमारे कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर का मतलब होते हैं, क्या होते हैं भाई, कड़वा। ठीक है, खट्टे हमारे एसिड होते हैं और कड़वे हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और सोपी टच होते हैं वे, और वो क्या करते हैं, बेस हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमारे क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वास सॉल्यूशन के अंदर। एसिड कौन सा आयन रिलीज कर रहे थे, वो H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और हमारे जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन वो रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल आते हैं आपके जैसे आपके बेसिस के एग्जाम्पल हो गए, लाइक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसको आप कास्टिक पोटास भी बोलते हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए बेस के। अब बात आती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये हमारे बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे या खट्टे, कड़वे। ठीक है, सोपी होते हैं, ये टच में ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। और हमारे ये क्या होते हैं, ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो जो सॉल्यूशन होगा ना बेस का, वो कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। और ये भी क्या कर रिलीज करते हैं भाई, एक बार सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। क्लियर। अब बात आती है नोट की। नोट में हम देखते हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, वो बेसिक होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसको छोड़ के। वो हमारा क्या होता है नेचर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एसिडिक होता है, ये आपका बेसिक नहीं होता। अब बात आते हैं आगे हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। जैसे हमने एसिड को डिवाइड किया था ना, पहले हमने उसके बारे में देखा था क्या होते हैं एसिडिक। ठीक है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी की बात की थी और फिर हमने उसको फर्दर आगे डिवाइड किया था। हम सेम ऐसे ही हमारे बेस के साथ में है। तो अब बात आती है अपने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो बेस आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है OH नेगेटिव आयन के अंदर, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता आपका वाटर के अंदर, वो कौन सा होता है, वीक बेस होता है।
स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वीक बेस के एग्जांपल हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको, ध्यान रखना वीक बेस के एग्जाम्पल को, ठीक है। अब बात आता है फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं मोनो एसिडिक और डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, ठीक है। मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं? ऐसे बेस जो एक ही ओ एच नेगेटिव आयन दे। डाई एसिडिक किसको बोलोगे? दो ओ एच नेगेटिव आयन दे, ठीक है। और ट्राई बेसिक किसको बोलोगे? जो 3 OH नेगेटिव आयन दे, ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे? ट्राई बेसिक जो बोलोगे बेस बोलोगे, ट्राई एसिडिक बेस बोलोगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे आपका मोनो एसिडिक का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, डाई एसिडिक बेस का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई एसिडिक बेस का आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, अपने रिएक्शन करवाते हैं हम बेस की मेटल के साथ, ठीक है। बेस को हम जब रिएक्ट करवाएंगे ना मेटल के साथ में, तो तब क्या होगा? जब हम अल्कली को या फिर हमारा जो बेस होगा उसको मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। और अल्कली को हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ में, प्रोड्यूस करेगा साल्ट प्लस में हाइड्रोजन, जो गैस होगी, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, मैंने टाइप भी कर रखा है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ में, तो क्या बनाता है भाई? सोडियम जिंकेट बनाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो मेटल है ना वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि जितने हमारे सोडियम जिंकेट, देखो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी मेटल होते हैं ना वे सारे के सारे बेस के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ एक ही ऐसे मेटल होते हैं जो बेस के साथ में रिएक्ट कर पाते हैं। वो कौन से? अपने जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, यही दो मेटल है ना, ये रिएक्ट कर पाते हैं अपने बेस के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगर हम जिंक को रिएक्ट तो कर पाते हैं, मीन्स आपको है ना, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार देखना फिर से। जितने भी हमारे मेटल होते हैं बेस के साथ में रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन कुछ एक मेटल होते हैं जो बेस के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे और साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस से वो बना देंगे। तो वो कौन से होते हैं? वो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है। अब तो आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल, आपसे पूछ लेते हैं। जैसे हम जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, Na2ZnO2 होता है। ये आपसे पूछ लेते हैं 1 नंबर में, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के में, क्या बनेगा? आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, उसका फार्मूला ये होता है NaAlO2 होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है, हम रिएक्ट करवाते हैं बेस को ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ में, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे ना अपने बेस को, तो क्या होगा? साल्ट प्लस में वाटर बनेगा। और जो साल्ट होता है ना, जो हमारा साल्ट बनेगा या फिर हमारा जो साल्ट होगा, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं, हम नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। उनके जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो किस नेचर के होंगे? हमारे एसिडिक ऑक्साइड के होंगे भाई। जैसे अब बात आती है अपने नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये दे रखा है एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व, हम वाटर के अंदर करते हैं तो हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारा कैसे होते हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, CO2 जो होता है ना, देखो नॉन मेटल हमारा कार्बन होगा और ये इसका ऑक्साइड होगा, ठीक है। और जैसे ही आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है। व्हेन बेस रिएक्ट नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस रिएक्ट करता है ना नॉन मेटल के ऑक्साइड के, तो बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये दे रखा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ में, मीन्स हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल होगा? ये हमारा साल्ट होगा, ये वाटर होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। और इसका मैंने नाम बताया था पीछे वाली जो वीडियो करवाई थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो उसके अंदर मैंने इसके नाम बताए थे। आप इसका भी कमेंट बॉक्स में वो करना, टाइप करना कि इसको हम क्या बोलते हैं, और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको भी क्या बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था, ठीक है। दोनों का कमेंट करना। अब बात आती है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमारा एसिड
न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे बेस को, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, अगर आपका जैसे ना इसमें 4 बातें होती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक HCl होगा, ये रिएक्ट करता है बेस के साथ में लाइक NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपका साल्ट प्लस में वाटर बन जाएगा, साल्ट प्लस में वाटर। मीन्स इसमें जो साल्ट होगा ना आपका, वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। जैसे कोई भी 2 लोग स्ट्रॉन्ग है, वे एक साथ में लड़ाई करेंगे तो उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। मीन्स इसका जो साल्ट होगा ना वो न्यूट्रल होगा नेचर में, ठीक है। अगर आपका जो एसिड है वो वीक हुआ, लाइक आपका एसिटिक एसिड हो गया H3COH हो गया, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो आपका जो साल्ट और वाटर तो प्रोड्यूस होगा, बट जो साल्ट होगा ना वो किस नेचर का होगा, उसका नेचर कैसा होगा, मीन्स वो आपका बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा भाई, बेसिक नेचर का। अब कहोगे सर बेसिक का कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, और वीक क्या है, एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो जीतता है, ठीक है। तो मीन्स इस बात से क्या समझे कि आपका जो साल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, लाइक आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो आपका जो साल्ट बनेगा ना वो किस नेचर का बनेगा भाई, वो एसिडिक नेचर का बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का। साल्ट तो होगा बट उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर दोनों के दोनों वीक होए, आप कहोगे दोनों की दोनों वीक होए तो सर क्या होगा, तो आपका साल्ट क्या होगा, वो आपका न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। उस केस के अंदर आपका साल्ट है वो न्यूट्रल रहता है। ये बात ध्यान रखना है इस स्लाइड के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी में। अब जैसे एग्जांपल हमने रिएक्ट करवा दिया, जैसे एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे HCl हो गया NaOH के साथ में, तो न्यूट्रलाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कर देता, मीन साल्ट प्लस वाटर रिलीज कर देता ना। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अपने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के ऑक्साइड के साथ में। अब इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड को मेटल के ऑक्साइड के साथ में। सॉरी ये स्लाइड शायद आगे पीछे हो गई, ये देख लेना कि अगर हम एसिड मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे हम एसिड को मेटल के ऑक्साइड में रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट प्लस वाटर देगा। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले करवा दिया था, ये पीछे करवा दिया था आपको। देखिए ये हमारे एसिड का पार्ट था, मेटल के ऑक्साइड देखिए यहाँ पे, ठीक है। एसिड की हमने उसके साथ करवा दी थी। अब बात आती है अपने नेम ऑफ बेसिस और उनके कॉमन यूजेस के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसके अंदर देखिए क्या क्या रखा है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो आपका कहाँ पे यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका सोप बनाने के अंदर यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में, ड्रेन एंड ओवन क्लीनर के अंदर आप इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका सॉफ्ट वाटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। न्यूट्रलाइज एसिड इन सॉइल में, यूज्ड इन मेकिंग मोर्टर, प्लास्टर और सीमेंट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ये हमारा किसकी तरह यूज़ करता है, जिसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है। और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा क्लीनिंग हमारा कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्लीनिंग कंपोनेंट होता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो हमारा बेकिंग या फिर क्लीनिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात आती है अपनी पीएच स्केल के बारे में। पहली बात आती है कि पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, किसने नेम दिया था पीएच इसको, तो उसके बारे में देखते हैं। जो पीएच स्केल है वो 1909 में जो साइंटिस्ट थे सोरेनसन, कौन थे, सोरेनसन, उन्होंने ड्राइव किया था ये स्केल, ठीक है, पीएच स्केल। और इसमें जो पी होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, पोटेंस में, ठीक है, पोटेंस। ध्यान रखना ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कि इस पीएच में जो पी है वो किसको स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है भाई, पावर होता है। अगर आप इसका जर्मन लैंग्वेज के अंदर मीनिंग देखोगे ना, ये जर्मन है भाई,
GERMAN, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब देखो तो क्या होता है, इसका मतलब पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। अब देखिए कुछ एक बात देखते हैं हम। पीएच है ना हमारा किसके बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ये एक नंबर में पूछ सकता है। पीएच हमारा लॉग जो इसकी बेस पावर होती है वो 10 होती है और H पॉजिटिव आयन के बराबर होता है, ठीक है। प्योर वाटर की जो हमारा H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन है दोनों इक्वल होते हैं ना, 10⁻⁻7 के बराबर होता है। तो उसके प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है, ठीक है। और पीएच स्केल हमारा उसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक होती है। और जो हमारा 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा हमारा सॉल्यूशन। अगर 7 से पीएच ज़्यादा हुई तो क्या होगा भाई, हमारा बेसिक होगा, ठीक है। कुछ एक पीएच वैल्यू आप जो आपने ध्यान रखनी है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी अबाउट 1.2 होती है, मीन्स 1.2 के इक्वल ही होती है, ठीक है। अबाउट का मतलब ध्यान रखना कि नियर अबाउट अपने 1.2 है। लेमन जूस होता है वो 2.2 होती है। टूथ डिक्के की होती है 5.5। जब भी एसिड रेन होती है ना उसकी लेस देन 5.6 होती है भाई। ये आपकी बार लास्ट ईयर पेपर में पूछा भी गया था 2025 में। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बच्चे ना इस सिंबल के बीच में कन्फ्यूज हो गए थे, उनको ये नहीं पता था लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है। देखिए ये सिंबल जो होता है ना, जिस साइड ये ओपन होता है वो हमारी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब मैंने लिख दिया 5.6, 5.6 मैक्सिमम है, इससे कम होगी तब ही एसिड रेन मानी जाएगी। कई बच्चे हैं ना इसका ऐसे करके आए थे, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों की जो आपकी एसिड रेन होगी ना वो 5.6 से ज़्यादा होगी तब उसको एसिड रेन बोलेंगे, उसकी पीएच 5.6 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये गलत है। तो जो हमारी एसिड रेन होती है 5.6 से उसकी पीएच कम होती है। ये वाला सिंबल यूज़ करना हमें, ना कि ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और जो हमारा प्योर वाटर होता है या फिर हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है नियर अबाउट। टैप वाटर के और प्योर की आप 7 बोल सकते हो, ठीक है। प्योर की आप 7 बोल सकते हो पीएच को। प्योर वाटर जो हमने पीछे देखा था ना, प्योर वाटर इज 7, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये बाय मिस्टेक आ गया। टैप वाटर लिख सकते हो आप यहाँ पे, टैप वाटर, ठीक है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। ये एक बारी एनडीए का एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया था इसका, ठीक है। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है उसकी 14 के नियर अबाउट होती है। और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी 0 के इक्वल होती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे एप्लीकेशन ऑफ पीएच हमारे डेली लाइफ के अंदर। लाइक हमारा जो पीएच होती है, कैंसर सेल थ्राइव इनसाइड। देखिए इसमें हम यूजिंग पीएच फैक्टर हेल्थनेस ऑफ आवर बॉडी के बारे में देखेंगे तो हमारे जो पीएच होती है वो हमारी बॉडी कितनी होती है, 6.9 होती है, ठीक है। बॉडी बिकम प्रोन टू वायरल इन्फेक्शन के हो जाए, जैसे हमें खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, ठीक है, फ्लू हो जाए तो, या कैंसर सेल थ्राइव इनसाइड हमारी बॉडी, तो उस टाइम पे हमारी पीएच 5.5 हो जाती है। पहले हमारी कितनी होती है, 6.9 के इक्वल होती है, ठीक है। अब बात आती है हमारी जो पीएच होती है ना वो नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन की स्किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे 4.5 से लेके 6 के बीच में होती है। प्रॉपर स्किन पीएच इज एसेंशियल फॉर हेल्थी कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है कि प्रॉपर हम इसके मेंटेन करते चलें। अब बात आती है पीएच की, जो हमारी स्टमक होती है उसके अप्रोक्सीमेटली 2 के नियर अबाउट हमारी क्या होती है, पीएच होती है, ठीक है। दिस फ्लूइड इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, हमारे फूड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी ह्यूमन ब्लड हो गया उसकी देखो मैंने ऊपर कितनी करवाई आपको, 7.4 करवाई, तो मीन्स ये रेंज होती है उसकी, जो एग्जैक्ट रेंज होती है, ठीक है। तो आपको ये रेंज तो मिलेगी नहीं, ये मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इन दिस वैल्यू लीड्स टू हमारी डिजीज होती है। जो पीएच होती है हमारी ब्लड की, देखो ये लिख दी ना इन्होंने, 7.4 ही होती है, ठीक है। अब बात आती है अपनी जो पीएच होती है ना नॉर्मल सलाइवा की रेंज की, वो कितनी होती है, 6.5 से लेकर 7.5 तक वेरी करती है। जैसे आपका वाइट कैमल कोटिंग आउट टीथ इज कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस इज आवर बॉडी इट डजंट नॉट डिजोल्व इन वाटर, द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5 हो जाती है। द एनिमल गेट कोरोडेड। देखो अगर माउथ की जो पीएच है 5.5 से कम हुई तो जब उसमें ना मीन्स एक टाइप से कह देते हैं ना खराब होने लग जाते हैं दांत। तो टूथपेस्ट आज जनरली बेसिक हमारे नेचर के होते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं जितना भी वो हमारे किस नेचर के होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखना। और ये हमारे जब 5.5 से कम हो जाएगी तो आपके माउथ से स्मेल वगैरह आने लग जाएगी और आपके जो टीथ है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तभी आप टूथपेस्ट करते हो तब बेसिक हो जाता है, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देता है आपके, ठीक है, जो एक्सेस एसिड होता है उसको माउथ में। क्लियर है, समझ में आया? यही था हमारे पीएच के बारे में, इतना ही कॉन्सेप्ट। अब बात आती है अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में।
ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज पीएच रेंज, उसकी भी हमारे 0 से 14 तक ही होती है रेंज, डेट इंडिकेट एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे क्या करता है? एसिडिटी और अल्कलिनिटी बताता है हमारे सॉल्यूशन की, ठीक है। और मीन्स और न्यूट्रल जो होगा उसका ग्रीन कलर होता है, हमारा 0 से लेके 14 तक होता है। और ये मैंने कुछ एक कलर डिनोट कर रखे, देखिए इसमें क्या है, पहला 1 है, फिर 3 है, मीन्स हमारी ओड वैल्यूज़ है 5, 7, 9, ठीक है, 11 और 13 ओड वैल्यूज़ है। तो इनका कलर अलग अलग होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। तो ये कलर आपको याद रखनी है। कैसे याद रखने आप कहोगे कि सर याद नहीं होंगे, देखना अभी याद हो जाएंगे। ब्लू, पर्पल और वॉयलेट। देखो इसने क्या कैसे याद करना है आपको इन कलर का, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर पीएच 7 है, 6 है, सॉरी 7 है, 5 है, 3 है, तो उस पर आपका कलर कैसा होगा इंडिकेटर का, ठीक है। तो आपने वो बताना है। कैसे करोगे? ROY रोए, जी बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है बच्चों। जो रोते ना क्या कहते हैं? रोए जी बच्चे पढ़ने वाले। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रोते हैं। तो मतलब रोए से मतलब होगा रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, पी से पर्पल, वी से वॉयलेट। क्या ट्रिक हुई? रोए जी बच्चे पढ़ने वाली, ये इसकी ट्रिक होती है। और मैंने आपको बता दिया ये सारे आपके ओड वैल्यूज़ होते हैं। R 1 पे होता है, O 3 पे होता है, वाई आपका 5 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, ठीक है। ओड वैल्यूज़ होते हैं। इस टाइप से याद कर लेना इनको, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात आती है कुछ एक येलो वास्प के बारे में सुना आपने? अब देखो येलो वास्प क्या होता है अपना, टाटिया बोलते हैं, कोई ततैया भी बोलता है, ठीक है। तो वो आपको काटता है तो आपको पेन होता है और सूज जाती है आपकी बॉडी, है ना, स्किन सूज जाती है, स्वेल कर जाती है। तो वो क्या कर इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में? वो अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करता है? इंजेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, ये आपको आपके डेली लाइफ के अंदर काम आ सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जैसे टाटिया जो हमारा येलो वास्प होता है उसने काट लिया, ठीक है, इंजेक्ट हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा सॉल्यूशन इंजेक्ट करता है? वो अल्कलाइन इंजेक्ट करता है। देखो वीक होता है वो, हमारा नेचुरल करते हैं ना, वो नेचुरली तो है, ये थोड़ी वो मैन मेड स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं। तो अल्कलाइन नेचर होगा तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? हमारा वीक होता है। तो आप जहाँ से उसने कट किया है ना वहाँ पे आप विनेगर लगा लोगे, सिरका बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिरका लगा लोगे ना, तो उस पर क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना आपको पीछे, अगर अगर हमारा जो हम होता है वीक बेस होता है वो रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ में, तो आपका जो साल्ट होता है ये जो हमारा बनेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स ये भी क्या कर देगा? उस जगह को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जैसे हनी भी मधुमक्खी ने काट लिया तो वो क्या करते हैं? उसके जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है भाई? मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हो। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो? उस जगह पे आपको बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। मीठा सोडा बोलते हैं बेकिंग सोडा का, दूसरा नाम क्या होता है? मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा लगा सकते हो वहाँ पे अगर मधुमक्खी ने काटा है। क्यों? क्योंकि देखो जो मधुमक्खी होती है वो उस कैसा सॉल्यूशन छोड़ती है? आपका एसिडिक, वीक एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ती है ना। अगर आप वीक बेस के साथ में रिएक्ट करवा दोगे तो न्यूट्रल कर देगा ना उस जगह को। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीसिया लगा सकते हो, या फिर आप साबुन भी लगा सकते हो जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है। कई क्या होते हैं, नींबू होता है ना, हमारा लेमन होता है, नींबू रब करने लग जाते हैं स्किन पे, नहीं, वो गलत होता है, ठीक है। अब बता रहे रेड एंट, जो लाल चिट्टी होती है उसने काट लिया, वो भी आपका एसिडिक सॉल्यूशन ही छोड़ेगी, मिथेनोइक। तो वहाँ पे भी आपने बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ लाइम है, या फिर सोप का यूज़ करना है, ठीक है। एक ये तो हो गए हमारे इंसेक्ट के द्वारा। एक होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, नेटल प्लांट होता है एक। क्या करता है वो? जैसे ही आपने उसको ना उसके लीव्स को टच कर दिया तो वो आपकी बॉडी में एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ देगा। मींस मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक, जिसको मिथेनोइक एसिड बोले या फिर फॉर्मिक एसिड, वो इंजेक्ट कर देगा आपकी बॉडी में, ठीक है। वो प्लांट है ये हमारा नेटल प्लांट। तो उस टाइम पे आप या तो आप बेकिंग सोडा यूज़ कर लो, या फिर ठीक है, या फिर मिल्क ऑफ लाइन सोप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम ये होता है, ये जनरली आपको ना जंगल में मिलता है। उस टाइम पे तो आप ये कोई लेके नहीं जाएगा, तो उसी के पास में ना नेचुरली ही देखो प्रकृति ने क्या बना रखा है। अगर ये आपको इंजेक्ट कर देता, हार्म कर देता है, ये एसिड छोड़ देता, तो इसी के आसपास है ना एक डोक प्लांट होता है, उसको रब कर लोगे ना, नियर नेटल प्लांट के ही आसपास होता है वो। अगर आपने वो रब कर लिया तो आप न्यूट्रलाइज कर दो इसको, ठीक है, वो आपको स्वेल नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया? इतना ही था अपना बेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने साल्ट के बारे में, ठीक है। साल्ट क्या होता है? नमक आपने सुना होगा, है ना, हिंदी में बोलते हैं। चलिए देखते हैं अच्छे से।
देखिए बच्चे, हम साल्ट के बारे में देखते हैं। साल्ट क्या होता है? द सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड साल्ट। देखो ये मैंने आपको बताया भी था, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे ही हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ में, तब क्या बनता है? साल्ट बनता है, ठीक है। और दे जर्नली शो न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं जर्नली तो, और उनकी pH कितनी होती है? 7 होती है। हम डिवाइड करते हैं हम साल्ट को दो टाइप से, एक होता है एसिडिक साल्ट होता है, एक होता है हमारा बेसिक साल्ट। अब बात आती है अपने एसिडिक साल्ट के बारे में। दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय ए मेटल। ये क्या करते हैं कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो गए इनकी, ठीक है। पार्शियल का मतलब होता है कंप्लीट हटाया नहीं, कुछ एक ये आपके मॉलिक्यूल है वो हटे हैं, और फिर वो हमारा उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया। इसने क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन को हटा के क्या आ गया वहाँ पे? अपना कोई दूसरा आयन आ गया। मीन्स आपका जैसे मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो इसको हटा के क्लोरीन आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये आपका एसिडिक साल्ट हो जाता है। फिर आता है बेसिक साल्ट, जो ये भी सेम ही होता है। ये साल्ट पार्शली रिप्लेसमेंट से होते हैं, हाइड्रोजन आयन को हटा देते हैं ना बेस में से, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका बेसिक साल्ट बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है साल्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारे साल्ट होते हैं में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। जो हमारे साल्ट हो गए ना, वो दोनों तीनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और वैन सोल्यूबल इन वाटर। देखो, जब जो साल्ट होता है, जब वो सॉलिड स्टेट के अंदर होगा ना, तब तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जैसे ही वो मोल्टन स्टेट के अंदर आया, सोल्यूबल स्टेट के अंदर आया, तो वो क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये देखो, ये देख रखा है इसने। अब बात आती है अपने दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो साल्ट होता है, जो अपने साल्ट होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? हाई होता है, ठीक है। अब बात आती है अपने साल्ट आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। इनके अंदर हमारा डिजोल्व नहीं होता साल्ट। हमारा किस में होता है? हमारा इनऑर्गेनिक लाइक वाटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है ना। ये हमारी साल्ट की प्रॉपर्टी रहने वाली है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम पहली बात स्टार्ट करते हैं अपने कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसकी जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जैसे आप HCl को रिएक्ट करवाओगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ये आपका क्या होता है? इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है। और जो हमारा यूजेज है इसके, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको? हम वाइडली यूज़ करते हैं हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर हम यूज़ करते हैं, किचन में हम यूज़ करते हैं हर रोज़, ठीक है। सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हम उसमें साल्ट का यूज़ करते हैं ना। ये वो हमारा कॉमन साल्ट ही होता है, ठीक है। और मेजर रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का, केमिकल का, ठीक है। इस टाइप से हम, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, तो इसका हम यूज़ करते हैं उसकी प्रिपरेशन में। फिर बात आती है आपकी कास्टिक सोडा के बारे में, ठीक है। कास्टिक सोडा, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH होता है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते हो? इसमें पहले एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा है ना देखो, एक ब्राइन वर्ड यूज़ करते हैं इसी के अंदर। ब्राइन वर्ड, ब्राइन क्या होता है? जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना NaCl का, एक्वा सॉल्यूशन, उसको आप क्या बोलते हो? ब्राइन बोलते हो। जैसे आप समझ सकते हो, इसमें आपके पास में कोई बिकर है, उसके अंदर पानी डाल लिया आपने, उसके अंदर जो आपका नमक होता है NaCl होता है, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, डिज़ोल्व कर दिया अच्छे से, वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा एक टाइप से, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो जैसे ही आपने NaCl को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग बनेगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कास्टिक सोडा कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू कौन सा हमारा साल्ट बनता है? कास्टिक सोडा बनता है भाई। यूजेज क्या है? हम इसका यूज़ करते हैं सोप, डिटर्जेंट, पेपर और फाइबर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज, इनकी इंडस्ट्रीज होती है, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं। इट आल्सो डीग्रेसिंग मेटल्स, ठीक है, डीग्रेसिंग मेटल के अंदर भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है और इसका क्लोरोअल्कली प्रोसेस के थ्रू ये बनता है, ठीक है। इस टाइप से आप पूछ सकते हैं आपसे। अब बात आती है बच्चों अपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है ना, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है।
ये आपसे केमिकल फार्मूले मोस्टली पूछे गए अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पेपर में। ठीक है, आप देख सकते हो पीछे जाके जो PYQ है ना, वो हमने अपलोड कर रखे अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसकी जो प्रिपरेशन होती है, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर को, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, तब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्या पता आपकी बार रिपीट हो जाए फिर से। और हम इसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, जर्म फ्री, जैसे हम पीने का पानी होता है ना, हम पहले स्टोर होता है, लाइक हमारे जो वाटर हाउसेज होते हैं उसमें सप्लाई का पानी आता है, तो उसमें लाल दवाई डालते हैं ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हैं ना वो मर जाए। ठीक है, और इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है बच्चों अपने बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको आप क्या बोलते हो, मीठा सोडा भी बोलते हो, मीठा सोडा। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फार्मूला क्या होगा, केमिकल NaHCO3 होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, केमिकल फार्मूला होगा। आपसे पूछते हैं कि NaHCO3 किसका केमिकल फार्मूला होता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे बेकिंग पाउडर का मेरे को फार्मूला बता दो, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, जैसे NaCl को रिएक्ट करवाओगे ना अमोनिया, वाटर और CO2 के साथ में, तब आपका जो है बेकिंग सोडा बनता है। और बेकिंग सोडा आप यूज़ करते हो किचन में मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के अंदर यूज़ करते हो ना। और इट इज़ आल्सो यूज है सोडा एसिड फायर एक्सटेंडिंग यूज़र की तरह भी आप यूज़ करते हो इसको। ठीक है, और इसमें ना एक बात ध्यान रखना, जैसे जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, जैसे हम बनाते हैं इसको, इसके मेकिंग के लिए ना हम टार्टेरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, टार्टेरिक एसिड, ये आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा एसिड होता है जो हमारे बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर ने टफ बनाना हुआ तो NCERT की लाइन टू लाइन ही है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर। और अब बात आती है अपने वाशिंग सोडा के बारे में। वाशिंग सोडा को हम हिंदी में धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा किस कलर का होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन कलर का होता है। कैसा होता है भाई, वाइट क्रिस्टलाइन कलर का वाशिंग सोडा हमारा वाइट क्रिस्टलाइन कलर का होता है। अब बात आती है हम इसके केमिकल नेम की, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला होता है, वाशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कराएंगे ना, तो हम तब बनता है हमारा वाशिंग सोडा बनता है। ठीक है, और हम इसको यूज़ करते हैं इट रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, और इट इज़ यूज क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज़ के अंदर, हम घरों के अंदर कपड़े धोते हैं ना वो। और एक बात और, ये हमारे कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, सोलवे प्रोसेस के थ्रू। सोलवे प्रोसेस के थ्रू हम इसको बनाते हैं अपने वाशिंग सोडा को। और क्लोरोल्कली प्रोसेस के थ्रू कौन सा बनता है साल्ट, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आपको पीछे करवा दिया था। ठीक है, और अब बात आती है हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है। देखो, हमारे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला मास ऑफ यूनिट। देखो, कोई भी साल्ट होगा उसमें, जैसे ये साल्ट है अपना सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो इसके साथ में ना फिक्स नंबर ऑफ है ना वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इसमें ना 10 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, फिक्स नंबर है कि भाई 10 ही जुड़े होंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि किसी भी हमारे साल्ट के साथ में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैच होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, .5H2 होगा, इसको आप ब्लू विट्रोल बोलते हो। मैं आगे बताऊँगा आपको। अगर आपको हीट करते हो तो इसके है ना ये डीक्रिस्टलाइज हो जाता है, मीन्स वाटर इससे अलग हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे तो ये फिर से आपका ऐड हो जाएगा। लाइक जैसे ब्लू विट्रोल का फार्मूला क्या होता है, जो हमारा कॉपर सल्फेट .5H2 होगा। ठीक है, डॉट आएगा ये बीच में। ग्रीन विट्रोल का क्या फार्मूला होता है, आयरन सल्फेट .7H2 होगा। एप्सम साल्ट का क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2 होगा। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है। आपसे एक बार शायद पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से एक ये भी ऑप्शन था। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, याद रख लेना कितने कितने इनके अंदर। अब बात आते हैं अपने POP के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, ये इससे है ना
हर साल क्वेश्चन आता ही है भाई। देखो इसमें क्या क्या रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 होता है। फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, ये भी हमारे एक फिक्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड है हमारे पीओपी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं, हम घरों में करवाते हैं ना अपने, वही पीओपी है ये। इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 होता है। अब ये कैसे बनता है, कैसे मिलता है, और आपको ना एक बात और ध्यान रखनी है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। ये फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल है, इनमें कोई भी आप वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आप इसको ना, ये 2023 के अंदर भी पूछा गया था और पहले ही ईयर्स के अंदर भी पूछा गया बहुत बार, कि अगर आप जिप्सम को हीट करते हो कितने केल्विन पे, 373 केल्विन के अंदर हीट करोगे ना उसके ऊपर, तो आपको पीओपी बन जाएगा, ठीक है। और हेमीहाइड्रेट जो होता है वो बाहर निकल जाएगा हाफ, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर अगर रिपीट करते हो इस प्रोसेस को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होगा, बट इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे निकालना होता है, ध्यान रखना। एक बारी इसमें पूछा भी गया था, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस के अंदर जाना है तो आप क्या करते हो, 273 ऐड करते हो, है ना। तो अगर आपको केल्विन है, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई फॉर्मूले में, नहीं सही था, ठीक है। अगर आपने केल्विन के से डिग्री सेल्सियस के अंदर जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब मान लो कि इसने कह दिया कि हम जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करें कि हमें पीओपी मिल जाए, तो आप कहोगे, आपको 373 केल्विन पता है ना, 373 केल्विन पे हीट करते हैं। अगर आपने कह दिया कि डिग्री सेल्सियस में पूछ ले, कोई बात नहीं, आप बता दोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे ना, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा पीओपी मिल जाएगा। ये 2023 के अंदर पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। जिप्सम का फार्मूला ये होता है, 373 केल्विन पर अगर हम हीट करेंगे जिप्सम को, तब हमारे क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपने 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया ना हमारे जिप्सम को, तब आपका डेड ब्रेंट कार्बन मिलता है, वो एक अलग हमारी बात होती है। बट इसको ध्यान रखना, डेड ब्रेंट कार्बन मिलेगा उस केस के अंदर। मोस्टली आपसे यही केस पूछते हैं, ठीक है। पीओपी का यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप जैसे ना किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो वहाँ पे प्लास्टर करते हैं, वो पीओपी का ही होता है, ठीक है। पीओपी मिक्स कर देते हैं वाटर में, टर्न जिप्स इनटू जिप्सम, जैसे पीओपी को पानी के अंदर ऐड कर दिया वो जिप्सम बन जाएगा, है ना। और मेकिंग टॉयज वगैरह बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल में, सरफेस को स्मूथ करने में, और हमारे जो वाल्स होती है ना उनको भी डेकोरेशन में हम यूज़ करते हैं इसका। यही था अपने पीओपी के बारे में। देखो कुछ एक साल्ट है भाई, इसको डायरेक्ट ही ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जो हमारा पोटासियम क्लोराइड होता है न्यूट्रल नेचर का होता है, पोटासियम क्लोराइड न्यूट्रल नेचर का होता है, ये बाई वो हो गया डबल है। और सोडियम क्लोराइड होता है वो भी हमारा न्यूट्रल नेचर का ही होता है। और अमोनियम जो क्लोराइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और अमोनियम सल्फेट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट ये दोनों हमारे बेसिक साल्ट होते हैं। इनको डायरेक्ट ही याद रखना है आप लोगों ने कि कौन सा साल्ट किस नेचर का होता है, ठीक है। इससे पूछ लेते हैं एग्जामिनर, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। और इससे भी पूछते हैं कि पीओपी का फार्मूला बता दो, जिप्सम का फार्मूला बता दो। अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री से कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करें जिससे हमें पीओपी मिल जाए, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की बात आ जाए तो 373 केल्विन है। मैंने आपको चेंज करना भी सिखा दिया कि K=C+273। अगर फिर भी याद ना रहे तो इससे निकाल सकते हो आप लोग। और इससे भी पूछ सकते हैं कि बिलीविट्रोल का, एप्सम साल्ट का, या फिर हमारे ग्रीन विट्रोल का फार्मूला बताओ, वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का बताओ, बेकिंग सोडा का। इस टाइप से आपसे इससे जनरली फॉर्मूले से ही पूछेंगे। इसमें कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया इसको, ठीक है। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपना जो नंबर है वो स्क्रीन पे शो भी करवा दूँगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें ना एक आपसे पिछले साल पूछा भी गया था, किसी सॉल्यूशन की पीएच दे दी थी, लाइक 4 दे दी थी, 2023 में ही पूछा गया था ये। तो उसकी मोलरिटी पूछ ली थी कि मोलरिटी बताओ कैसे निकालते हैं। तो उस केस में मैंने आपको पीवाईक्यू के अंदर भी बताया था कैसे निकालते हैं, बाकी अभी भी सुन लो। तो जैसे आपको 4 दे दिया, ठीक है, किसी पीएच 4 दे दी, तो उसकी मोलरिटी कैसे निकालते हैं, 1/10⁻⁴ है ना, 4 कर देना, ठीक है। इस टाइप से ये आपकी मोलरिटी निकल जाएगी 0.0001, इसकी मोलरिटी निकालते हैं। अगर
2 देते तो 1/10⁻² हो जाती, मीन 0.01 उसकी मोलरिटी हो जाती। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और जितना भी था बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करवाया है और 1 से उठ के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट किया है। और आपको फिर भी ये रहता है कहीं पे डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे से मैं आपको नंबर शो करवाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप वो शो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। फिर भी बच्चों आपको ये लगे कि सर हम इतना कंटेंट कैसे लिखेंगे, आप मेरे से टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ये पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा और इसका जो चार्जेस होगा मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आप लोग इतना लिखोगे फिर इनको याद करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग, आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवाओ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है, अच्छे से। और इससे बाहर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। जितने मैंने PYQ करवा रखे हैं 2024 तक करवा रखे हैं मैंने, अभी 2025 वाला करवाया नहीं है। ये आपका सिलेबस हो जाएगा तब जाके मैं उसको करवाऊँगा। अभी तक मैंने 2024 तक करवा रखे हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, आपको सारे के सारे जितना इस चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको इन PPTs के अंदर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, ऐसी तैयारी करते रहना। और अभी तक अपने मिशन अचीव चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल चुके, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं है अपने चैनल के बारे में। अगर आपका कोई ग्रुप है या फिर कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है, कोई भी दोस्त है, कोई तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे को बता देना, ठीक है। अपने चैनल का एक ही एम है, अपनी जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और अब आप कहोगे कि सर आप तो कहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, बट आप तो चार्जेस ही मांग रहे हो। देखो मैं ये बहुत मेहनत से बनाता हूँ ये PPT, तो इसमें थोड़ा सा ही नॉमिनल चार्ज होगा बच्चों, कोई ज़्यादा फीस नहीं होगा आपके से, ठीक है। और ये PPT वगैरह मैं आपकी सभी शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है प्रिंट आउट निकलवा के कंटिन्यू कर सको। ओके, धन्यवाद।